नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रायंगल एबीसी में आई तथा ओ क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली क्रमशः अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर तथा एंड परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर है रेखा एआई को लाइन एआई को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, जो परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल को यानी कि आउटर सर्कल यानी एक्सटर्नल सर्कल को बिंदु डी पर मिलती है, मीटिंग एट पॉइंट डी। यदि एंगल बीओडी इक्वल टू जेड, एंगल बीआईडी इक्वल टू वाई तथा देखो एंगल बीआईडी इक्वल टू वाई तथा एंगल एबीसी बराबर एक्स है, तो एक्स प्लस जेड डिवाइड 3y क्या होगा? x प्लस जेड डिवाइड 3y क्या होगा? 2/3, 1/3, 4/3 एंड 1। अब यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो से हमें ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है। ये हो गया हमारा त्रिभुज एबीसी। आगे इसमें बोला है देखो आई तथा ओ क्रमशः अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र है। मतलब मान लो ये हमारा आई है यानी कि अंतः केंद्र है यानी कि इन सेंटर है। आगे मान लिया देखो ये यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, मतलब ये हमारा परिकेंद्र है यानी कि सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है यानी कि सर्कम सेंटर है। ये ओ हमारा सर्कम सेंटर है। देखो यहाँ पर ये आई एंड ओ एकदम नजदीक में ही आएंगे। ये आई एंड ओ यानी परिकेंद्र एंड अंतः केंद्र एकदम नजदीक में ही आएंगे, पास में ही आएंगे, नजदीक में ही आएंगे, पास में ही आएंगे। मतलब यहाँ पर हमने आई लिया तो नजदीक में ही हमने ओ लिया, नजदीक में ही आएगा, पास में ही आएगा। तो ये हो गया। आगे बोलना है देखो रेखा एआई को बढ़ाया जाता है। मतलब देखो मान लो ये हमारी लाइन एआई थी, ये हमारी लाइन एआई थी, ये रेखा एआई थी। अब इसको बढ़ाया जाता है। मतलब देखो यहाँ पर ये लाइन परिवृत्त को बिंदु डी पर मिलती है। मतलब यहाँ पर हमें परिवृत्त लेना पड़ेगा यानी कि सर्कम सर्कल लेना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये क्या है? ओ है यानी कि परिकेंद्र। इससे क्या जनरेट होता है? इससे परिवृत्त उत्पन्न होता है, सर्कम सर्कल जनरेट होता है, आउटर सर्कल जनरेट होता है, एक्सटर्नल सर्कल जनरेट होता है। मतलब एक ऐसा वृत्त हमें मिलेगा, एक ऐसा सर्कल हमें मिलेगा जो ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष में से पास होगा, ये तीनों वर्टेक्स में से गुजरेगा और इसको ही परिवृत्त बोलते हैं। जो त्रिकोण के ऊपर पड़ा हुआ है, त्रिभुज के ऊपर पड़ा हुआ है, ट्रायंगल के ऊपर पड़ा हुआ, उसको परिवृत्त बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं यानी सर्कम सर्कल बोलते हैं। परि मतलब सर्कल, परि मतलब सर्कल, ये होगा सर्कल। अब ये एआई को आगे बढ़ाए, मतलब यहाँ पर इसको हमने आगे बढ़ाया। देखो यहाँ पर ये सर्कल पर डी पर मिलता है, यहाँ पर
डी पर मिलता है। यहाँ पर ये सर्कल और ये लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु ये डी है, डी है, डी है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। आगे बोला है कि देखो यहाँ पर एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, यहाँ पर बी देखो बी और ओ को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड ओ एंड डी को ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने बी एंड ओ को ज्वाइंट किया, ओ एंड डी को मिलाया, ज्वाइंट कहते हैं। देखो यहाँ पर एंगल बी ओ डी, बी ओ डी चाहे तो डी ओ बी, ये एंगल यहाँ पर हियर जेड का बन रहा है, जेड का बन रहा है, ये एंगल यहाँ पर जेड का बन रहा है। आगे दूसरा बोला है एंगल बी आई डी, बी आई डी मतलब यहाँ पर बी एंड आई को मिलाना पड़ेगा, एंड आई एंड डी तो ऑलरेडी मिला हुआ ही है, ऑलरेडी जॉइंट ही है। मतलब यहाँ पर देखो ये एंगल बी आई डी चाहे तो डी आई डी, ये एंगल ये कोण यहाँ पर y का है, y का है, स्मॉल y। आगे बोला है एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी चाहे तो सी भी है, ये पूरा बी एंगल, पूरा बी कोण x का है, x का है, x है। तो आगे हमें ये रेशियो निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट कैसे निकलेगा, हाउ यहाँ पर हियर बड़ा सिंपल है, सो सिंपल टू सिंपल, देखो बहुत ही सरल है, एकदम इजी है। देखो यहाँ पर हियर सबसे पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है हमारा आई है, मतलब ये इन सेंटर है, मतलब अंत केंद्र है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये याद करके रखना है कि रिमेम्बर मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ये अंत केंद्र इन सेंटर किससे बनता है, किससे बनते हैं, ये अंत केंद्र यानी इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है, कोण अर्धक से बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, कोण अर्धक से बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, कोण अर्धक से बनता है। यहाँ पर ये लाइन क्या है, ये लाइन कोण अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर किसे कर, ये बी आई यानी आई बी, बी आई लाइन बी है यानी लाइन आई बी, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है, कोण अर्धक है। मतलब देखो इसका काम क्या है, इसका वर्क यानी इसका वर्क ये होता है एंगल को दो टुकड़ों में बांटना होता है, एंगल को दो टुकड़ों में डिवाइड करना होता है, इक्वली बाइसेक्ट करना होता है। यहाँ पर ये पूरा एंगल भी एक्स है, ये पूरा एंगल भी एक्स है, तो ये कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर ये एक्स को आधे आधे में बांटेगा, हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। बोले यहाँ पर देखो ये एंगल x/2 होगा, यानी ये पूरा एंगल भी x/2 से देखो यहाँ पर देखो ये ए, देखो एंगल ए बी आई, एंगल ए बी आई चाहे वो आई बी ए x/2 का एंड आगे ये एंगल आई बी सी चाहे वो सी बी आई, ये एंगल x/2 का होगा। देखो ये एंगल बाइसेक्टर तो यहाँ पर आधा आधा में बटेगा, ये भी x/2, ये पूरा x/2 होगा, ये पूरा x/2 होगा। मतलब ये लाइन को ध्यान नहीं लेना है, ये लाइन को ध्यान में लेने को, ये O वाली लाइन को ध्यान में नहीं लेने को, ये पूरा एंगल x/2 है और ये इधर वाला भी x/2 है। देखो ये लाइन को ध्यान में लेना है, ये I वाली लाइन को ध्यान में लेना, देखो ये भी x/2,
ये भी x/2 होगा। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर गियर, यहाँ पर दूसरी बात, सेकंड बात देखो, यहाँ पर ये जो चाप BD है, ये आर्क BD है, चाप BD है, आर्क BD। तो ये देखो यहाँ पर केंद्र पर भी एंगल बनाता है, और यही चाप देखो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर भी एंगल बनाता है। फिर से एक चाप BD है, आर्क BD है, तो ये देखो ये यहाँ पर ऊपर भी एंगल बनाता है। यही चाप देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी एंगल बना है, सर्कल के ऊपर भी एंगल बना है, परिधि के ऊपर भी एंगल बनाता है, सरकमफेरेंस के ऊपर भी ये एंगल बनाता है। ये कौन बनाता है? किसी का ये चाप BD देखो, ये ऊपर एंगल बनाता है, केंद्र पर एंगल बनाता है, यानी यही चाप ये परिधि के ऊपर एंगल बनाता है। किसे? ये चाप BD केंद्र पर भी एंगल बनाता है। यही का यही चाप देखो, ये लाइन यहाँ पर परिधि के ऊपर सरकमफेरेंस ये वाला एंगल बनाता है। अब यहाँ पर मतलब केंद्र कौन सा होना चाहिए, सेंटर कौन सा? देखो सेंटर यानी केंद्र ऑलवेज परिकेंद्र होना चाहिए, परिकेंद्र होना चाहिए, सर्कम सेंटर होना चाहिए, परिकेंद्र होना चाहिए, सर्कम सेंटर होना चाहिए। यदि आपने आई को पकड़ लिया, ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट को आई के लिए इस्तेमाल किया, तो गलत होगा, रॉन्ग होगा। ये अभी जो हम बोलेंगे वो कॉन्सेप्ट को आपने आई पर लगा दिया तो गलत होगा। ये कॉन्सेप्ट परिकेंद्र पर लगता है, यानी सर्कम सेंटर पर लगता है। मतलब देखो, जो एक ही चाप से केंद्र पर एंगल बनता है, वो परिधि के ऊपर के एंगल का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 फोल्ड होता है। फिर से एक ही चाप से केंद्र पर बना एंगल परिधि के ऊपर बने एंगल का दुगना होता है, 2 फोल्ड होता है। मतलब ये यहाँ पर z है, तो ये यहाँ पर निश्चित है z/2 होगा, z का आधा होगा, तभी तो इसका दुगना z होगा, तभी तो z/2 का दुगना z होगा। यानी ये आधा होता है, ये दुगना होता है, केंद्र और दुगना, ये इसका आधा होता है, हाफ होता है। मतलब कंडीशन क्या? चाप एक ही होना चाहिए, आर्क एक ही होना चाहिए, यानी केंद्र परिकेंद्र होना चाहिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट आई के लिए नहीं लगता है, दूसरे केंद्र के लिए नहीं लगता है, दूसरे केंद्र के नहीं लगता, ये अंतर केंद्र के नहीं लगता है। तो ऐसा याद करके रखना है। अब यहाँ पर गियर, यहाँ पर देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ के रखने को, ट्रायंगल में देखना है, त्रिभुज में देखना है। मतलब देखो ये हमारा, देखो ये साइड की बात है, साइड की बात देखो, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल। अब इसको देखो यहाँ पर ये एक साइड को हमने विस्तार किया, एक्स साइड को हमने 8 मीटर से, ये हमारा त्रिभुज था। अब इस त्रिभुज की एक साइड यानी वन भुजा को, एक साइड वन भुजा को हमने एक्सटेंड किया, विस्तार किया, लंबा। यहाँ पर बाहर में एंगल बनता है, ये बाहरी कोण बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनते हैं। ये जो एंगल होता है ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाहरी कोण यानी एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों इंटरनल एंगल के एडिशन के बराबर होता है। ये सामने वाले ऑपोजिट वाले, सामने वाले ऑपोजिट वाले दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल BOA, हमारे देखो ओ नहीं आई है, देखो हमारे पास ट्रायंगल BIA, हमारे पास we have त्रिभुज BIA, we have triangle BAI। तो इस त्रिभुज में ये एंगल Z/2
टू ये एंगल x/2 है, तो ये एंगल भी निकल जाएगा। ये बाहर वाला एंगल को यहाँ पर ये साइड को हमने एक्सटेंड किया है, लंबाया है, विस्तार किसे गए, ये ट्रायंगल है, देखो कौन सा, ये BAI, तो इसमें इस साइड को हमने विस्तार किया है, इसको लंबा है, एक्सटेंड किया है, इंक्रीज किया। देखो यहाँ पर ये एंगल y है, तो ये यहाँ पर बाहरी एंगल है, बाहरी कौन है, एक्सटर्नल एंगल है। देखो यहाँ पे y बराबर इक्वल ये z/2 प्लस x/2 होगा, दिस y इक्वल टू ये z/2 प्लस x/2। मतलब देखो ये y ये सामने वाले के नहीं ऑपोजिट के दोनों एंगल के एडिशन के बराबर किसे, जो y बाहरी कोण है वो सामने वाले ये दोनों अंतः कोणों के अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल्स के एडिशन के बराबर, यानी देखो y बराबर ये z/2 प्लस ये x/2 इसके हिसाब से x के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आगे बराबर तो ये z प्लस x ऑल डिवाइड 2 होगा, z प्लस x ऑल डिवाइड, ध्यान दो 2y बराबर z प्लस x। देखो यहाँ पर ये y बराबर z प्लस x डिवाइड 2y बराबर z प्लस x होगा। अब हम में भी देखो इसका मान निकलता है ना, यहाँ पर x प्लस z बराबर ये 2y आ रहा है, बट्टा में ये 3y है, तो आगे बढ़ y गया, हमें मिला 2/3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है, 2/3 यानी विकल्प ए, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, यदि ओ एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का परिकेंद्र है, यानी सर्कम सेंटर है, तो बिंदु ओ पॉइंट ओ स्थित है, मतलब ये कहां पर लाई होगा, कहां पर लाइस है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर, दैट इज इनसाइड ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के बाहर, आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बीसी के ऊपर ऑन बीसी एंड लास्ट सीए के बीच, यानी मिड पॉइंट ऑफ सी यानी एससी। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है, समकोण त्रिभुज एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, मतलब इसमें 90 का एंगल कौन सा होगा, समकोण कौन होगा, राइट एंगल कौन होगा, इसमें बीच वाला समकोण होता है, राइट एंगल होता है। कुछ देखो यहाँ पर आगे में, देखो यहाँ पर याद करके यदि आगे में समकोण त्रिभुज दिया है, आगे में समकोण त्रिभुज दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो बीच वाला एंगल ही 90 का होता है, बीच वाला एंगल ही समकोण होता है, बीच वाला एंगल ही राइट एंगल होता है। बोले यहाँ पर बी 90 का है, 90 का है। देखो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 का वो कौन है, बी है। अब चाहे आप एक को यहाँ भी दे सकते हो और एक को यहाँ पर भी, इसलिए ये आपकी मर्जी होगी। तो यहाँ पर हमने ए दिया तो सीधी सी बात है यहाँ पर सी, यानी ये हमारा एबीसी हो गया समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखो याद करके रखना है, देखो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में देखो
देखो से ये परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर ये कर्ण के बीचों बीच में आता है, यानी कर्ण का यानी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, मिडल पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पर बीचों बीच में परिकेंद्र आता है, यानी सर्कम सेंटर। अब यहाँ पर परिकेंद्र का नाम ओ दिया है, ओ दिया, यहाँ पर इसको ओ बोला है, तो सीधी सी बात है कि ये ओ एसी के बीचों बीच में है, कर्ण के मध्य में है, सीए यानी एसी के बीच में है, यानी कि आंसर यहाँ पर हमारा सीए के बीच में होगा, मिड पॉइंट ऑफ सीए, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल एवं अंतर्वृत्त यानी कि इन सर्कल के क्षेत्र एरिया का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, व्हाट विल बी 2:1, 4:1, 3:1 एंड 9:1। आगे देखो यहाँ पर ही हमने कल ही बताया था कि कल के लेक्चर में ही बताया था कि देखो यहाँ पर ये जो परिवृत्त है यानी सर्कम सर्कल है, तो इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कैपिटल आर 2 होती है, किसके मुकाबले तो देखो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या के मुकाबले इन सर्कल के रेडियस के मुकाबले, मतलब स्मॉल आर के मुकाबले ये स्मॉल आर एक होता है, 1 होता है। फिर से यदि स्मॉल आर बराबर 1 है तो कैपिटल आर बराबर 2 होता है, मतलब यदि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है तो परिवृत्त की त्रिज्या 2 होती है, बड़ी जो होती है वो दुगनी होती है, 2 टाइम्स। ये बात हमने कल ऑलरेडी बता दी है। अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, एरिया का अनुपात निकालना, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर देखो वृत्त के यानी सर्कल के क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ये चीज आपको पता होगी, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर का वर्ग होता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले परिवृत्त बोला है और बाद में अंतःवृत्त बोला है, मतलब पहले परिवृत्त का क्षेत्रफल लेना है और बाद में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर परिवृत्त है तो यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, यानी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। अनुपात यानी रेशियो हमें ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा, यानी यहाँ पर स्मॉल आर आएगा, यानी कि परिवृत्त का क्षेत्रफल रेशियो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर रेशियो पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। आगे therefore इक्वल लगेगा, इक्वल लिखो, देखो
पाई पाई दोनों में कॉमन, इसलिए हम कैंसल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर 2, तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होगा। अनुपात ये एक का वर्ग एक ही होता है। मतलब यहाँ पर परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो यानी अनुपात 4:1 का होगा, 4:1 का होगा, 4:1 का होगा। इसलिए भैया विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। यदि यहाँ पर उल्टा पूछा होता, मतलब पहले अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बोला होता और बाद में परिवृत्त का क्षेत्रफल बोला, सीधी सी बात है ये पलट जाता। मतलब ऐसे केस में आंसर ये 1:4 आता, उल्टा। अब तो पहले क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। जरा अगला प्रश्न देखिए, यदि एक ट्रायंगल एबीसी का परिकेंद्र O तथा एंगल बीएसी 58 है, तो एंगल ओबीसी क्या होगा? 29, 32, 48, 58। सबसे पहले यहाँ पर हमें ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है। ये हो गया हमारा टेढ़ा सा ट्रायंगल एबीसी, आपको सीधा लेना है। ये रफ है इसलिए चलता है, एग्जाम में ऐसा ड्रॉ करके तो नहीं दिखाने से चलता है। ये हमारा एबीसी हो गया। अब इसमें परिकेंद्र को मान लिया, देखो ये हमारा परिकेंद्र वो है, परिकेंद्र वो है, यानी कि सर्कम सेंटर वो है। आगे बोला है एंगल बीएसी, बीएसी चाहे वो सीएबी, ये एंगल 58 का है, 58 का है। तो आगे बोला है ओबीसी क्या होगा? ओबीसी मतलब यहाँ पर ओ एंड बी को मिलाना है। देखो ये एंगल ओबीसी, ये एंगल निकालना है, एंगल ओबीसी चाहे वो सीबीओ, ये एंगल हमें आउट। यहाँ पर पहले हम ये ओ एंड सी को भी ज्वाइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये ओ एंड सी को भी हमने मिला दिया, मिट करा दिया, यानी कि देखो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, बीओसी 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 बीओसी। अब यहाँ पर फिर से वही बात, ये जो परिकेंद्र है यानी सर्कम सेंटर होता है वो शीर्ष से यानी वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है, समदूरस्थ होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट यहाँ पर ओबी बराबर ओसी है, ओबी बराबर ओसी, दैट इज सीओ बराबर बीओ है। ये दोनों लाइन इक्वल होता है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो ये बीओसी में ये दो भुजा इक्वल, तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है दो कोण भी इक्वल होगा। कौन सा वाला? सामने वाला ऑपोजिट वाला। इस भुजा के सामने वाला एंगल ये सी है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये बी है, मतलब बी एंड सी इक्वल होगा। ये छोटे ट्रायंगल में बी एंड सी बराबर होगा, ये छोटे त्रिभुज में ये बी एंगल यानी ये सी एंगल इक्वल। मतलब यहाँ पर हमें बी निकालना है, मतलब देखो यहाँ पर बी और सी सेम आएगा,
मतलब आपको बी निकालने को बोले या सी निकालने को बोले एक ही बात होगी, एक ही आंसर होगा। सी बोले बी बोले, मतलब ओ बी सी बोले चाहे बी सी ओ बोले, एक ही बात होगी। इन सब हमें ये निकालने को बोला है। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि ये एंगल हम पता देता है, एंगल बीओ यानी एंगल सीओबी हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, हाउ तो देखो यहाँ पर फिर से याद करके रखना है, ये क्या है हमारा, ये परिकेंद्र है, यानी कि सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर है परिकेंद्र। ये परिकेंद्र पर जो एंगल बनता है वो सामने वाले का यानी कि ऑपोजिट का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 फोल्ड होता है। मतलब ये 58 का 58 का दुगना होगा, कितना होगा 116 होगा। बीओ यानी सीओबी 116 116 डिग्री होगा। अब हमें बी निकालना है, ना निकलेगा आराम से निकले। देखो यहाँ पर तीनों कोनों का योग 180 होता है, 180 होता है, तीनों एंगल्स का एडिशन 180। यानी यहाँ पर ये 116 घटाओ, 180 में से 116 को माइनस करो, 10 में से 6 गया 4। मतलब देखो सबसे देखो यहाँ पर ये 0 में से घटता नहीं है, इसलिए 0 में 10 ऐड करना होगा। देखो सब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 0 में से घटता नहीं है, इसलिए ये 0 में 10 ऐड करना होता है। 0 + 10 होता है, मतलब 0 का 10 हो गया, 10 में से गया 4, और इसी के साथ एक अंक घटाना पड़ता है, मतलब एक घटाना होता है, 1 सब्ट्रैक्ट भी करना किसमें से, इसके पहले के अंक में से, पहले के डिजिट में से, मतलब ये 8 7 हो जाता है। इसी के साथ ये प्रोसेस के साथ एक घटता, मतलब 8 7 हो जाता है, एक घटाना भी पड़ता है। मतलब यहीं से हमने इसको दिया तो यहाँ पर एक घटता है, ऐसा समझना हो। तो ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर 7 में से एक गया, 6 आएगा, और यहाँ पर 1 - 1 शून्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें 0 64 मिलेगा, यानी ये 64 ही तो है, 64 ही तो आगे के शून्य की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आगे में आप असंख्य शून्य लिखो तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, 0 64 ही रहता है, ये सब्ट्रैक्शन 64 है। मतलब ये दोनों एंगल को मिलाकर बी एंड सी को मिलाकर 64 होता है। अब ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये आधे आधे में पड़े, मतलब 64 का आधा 32 होगा, दैट इज ओबीसी 32 होगा, दैट इज ओसीबी भी 32 होगा। यहाँ पर पूछा था कि जरा बताइए ओबीसी कितना है, 32 है, 32 होगा। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रिपेजियम है, एडी पैरेलल बीसी है, एडी समांतर बीसी है,
है, पैरेलल का साइन है, और AC तथा BD ऊपर प्रतिच्छेदित होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, मिलते हैं। यदि OA बराबर 3 यूनिट है, CO बराबर x-3 यूनिट है, BO बराबर x-19 यूनिट है तथा BO बराबर x-5 यूनिट है, तब देन तो x बराबर क्या होगा? x का मान कौन सा आएगा, वैल्यू कौन सा होगा? 7, 6, 12, 6, 7, 10, 8 एंड 9। देखो देखो देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज ABCD बनाना पड़ेगा, ट्रिपेजियम बनाना पड़ेगा। पहली बात, समलंब चतुर्भुज का परिभाषा क्या है? मतलब समलंब चतुर्भुज ये ट्रिपेजियम किसको बोलते हैं? यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में ट्रिपेजियम में दो साइड पैरेलल होता है, समानांतर होता है, और देखो दूसरा जोड़ा अनपैरेलल होता है, असमानांतर होता है। किसे? समलंब चतुर्भुज में देखो एक जोड़ा समानांतर होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा जोड़ा असमानांतर अनपैरेलल होता है। देखो डायग्राम में समझो, डायग्राम समझो। देखो यहाँ पर देखो ये हमारी दो लाइन हो गई, और दूसरी तीसरी ये लाइन हो गई, चौथी ये लाइन हो गई। अब ये हमारा देखो समलंब चतुर्भुज ABCD हो गया। ये चतुर्भुज बना, चार भुजाओं से घिरी आकृति बनी, चार साइड से घिरी हुई आकृति बनी, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया, ट्रिपेजियम हो गया। क्यों? देखो इसका परिभाषा ये होता है कि डेफिनेशन ये होता है, देखो एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए और दूसरा जोड़ा असमानांतर यानी कि अनपैरेलल होना चाहिए। देखो पीछे वन पेयर साइड्स का वन पेयर पैरेलल होना चाहिए और दूसरा पेयर अनपैरेलल यानी असमानांतर। यहाँ पर ये BC एंड AD समानांतर है, पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। मतलब यहाँ पर लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा, और यहाँ पर ये AB एंड CD को ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर मिलेगा। ये दोनों लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, विस्तार करेंगे ऊपर में, ये दोनों कहीं ना कहीं पर मिल जाएगी। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, अनपैरेलल है, असमानांतर ये, मतलब एक जोड़ा समानांतर है, दूसरा नहीं। तो इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रिपेजियम बोलते हैं, ट्रिपेजियम बोलते हैं। ये हो गया हमारा समलंब चतुर्भुज ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD ABCD ABCD। अब यहाँ पर कैश में तो देखो यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमने नाम लिया है। देखो यहाँ पर AD एंड BC पैरेलल है, देखो ये AD एंड BC समानांतर है, पैरेलल है। आगे देखो AC तथा BD, मतलब यहाँ पर दो विकर्ण लेना है, टू डायगोनल लेना है। मतलब विकर्ण किसको बोलते हैं? डायगोनल किसको बोलते हैं? यहाँ पर ये सामने सामने वाले को, सामने सामने वर्टेक्स को, ये सामने सामने के वर्टेक्स को यानी ऑपोजिट वर्टेक्स यानी शीर्षों को जोड़ने से जो लाइन बनती है उसको विकर्ण यानी कि डायगोनल बोलते हैं। किसे? एक बार देखो ये एक हमारा डायगोनल हो गया विकर्ण, दूसरा ये भी हमारा एक डायगोनल हो गया विकर्ण। देखो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण बनेगा, दो डायगोनल बनेगा, पहला एक BD दूसरा AC। मतलब विकर्ण किसको बोलते? देखो इस सामने सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइंट करना होता है, जो लाइन बनता है उसको
डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते। इसी प्रकार ये दोनों को सामने सामने में ज्वाइन किया तो ये लाइन को भी विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में डायगोनल बोलते, इंग्लिश में डायगोनल बोलते, इंग्लिश में डायगोनल, हिंदी में विकर्ण बोलते। यानी यहाँ पर दो डायगोनल BD एंड AC है, BD एंड AC। अब ये दोनों एक दूसरे को ऊपर मिलते हैं, ऊपर प्रतिच्छेद करते, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, कट करके इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पर नाम ओ दिया है, ओ दिया गिवन ओ। अब आगे बोला है कि देखो इतना इतना मान दिया है, इतना इतना सारा बिल दिया है, इतना सारा वैल्यू हमें दिया है, इतना सारा वैल्यू हमें दिया। इसको बाद में देखेंगे, ये डायाग्राम में हम नहीं लिखेंगे, ये वैल्यूज को हम ये डायाग्राम में नहीं लिखेंगे, नहीं तो खिचड़ा हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए देखो ये बाद में इसको निपटेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज होता है, ये दोनों त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर होता है, समरूप होता है। देखो ये सिमिलैरिटी का साइन है, समरूपता का संकेत है। देखो ये त्रिभुज BOC एंड त्रिभुज AOD, त्रिभुज BOC एंड त्रिभुज AOD, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, यानी सिमिलर है, समरूप है, सिमिलर है, मतलब मींस दैट देखो ये दोनों त्रिभुज देखने में एक जैसे पर इसका साइज अलग अलग है, इनका कद अलग है। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है पर देखने में एक जैसे पर इसका साइज अलग अलग है। तो इसका अब हम मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे, इसका मैथमेटिक्स में प्रूफ कैसे होता है, इसकी मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे हम अब ना मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे। इसको सिद्ध कैसे करते हैं वो देखते। यहाँ पर देखो सबसे पहले इस देखो ये दोनों लाइन, ये AC एंड BD, ये दोनों लाइन क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। सामने वाला एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है और इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं और ये इक्वल होता है। मतलब इसमें जो O एंगल है वो इसमें भी बराबर है। देखो यहाँ पर BOC एंगल यानी ये एंगल और इसमें AOD मतलब ये एंगल दोनों बराबर किसे देखो। इस ट्रायंगल में एंगल BOC मतलब ये एंगल और इस त्रिभुज में एंगल AOD मतलब ये एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, मतलब इसमें भी O बराबर, इसमें भी O बराबर, ये दोनों का O एंगल बराबर है, दोनों का बोथ का O एंगल इक्वल है, समान है। दूसरी बात सेकंड मेथड, सेकंड देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल है, समानांतर। देखो ये समानांतर लाइन को देखो ऐसे तीर से भी दर्शाते हैं, ऐसे डबल तीर से भी इंडिकेट करते हैं, डबल तीर से एरो से भी इंडिकेट करते हैं। देखो यहाँ पर BC एंड AD दोनों समानांतर है, पैरेलल है। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर तिर्यक रेखा हो गई, ये C है यानी AC तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। देखो यहाँ पर ये एंगल इक्वल होगा, ये C एंगल यानी ये A एंगल
इक्वल होगा। इसको एकांतर कोण बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इस त्रिभुज का सी एंगल और इस त्रिभुज का ए एंगल बराबर होगा। आगे दूसरी बात, सेम बात, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये भी तो तिर्यक रेखा है, ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, बीडी भी तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक है। तो यहाँ पर भी इस त्रिभुज का बी एंगल, इस त्रिभुज का डी एंगल इक्वल होगा। ठीक से ये देखो, ये दोनों लाइन समानांतर, ये देखो ये एंगल यानी इस त्रिभुज का बी एंगल, इस त्रिभुज का डी एंगल बराबर होगा। ये दोनों भी तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो अब इसके हिसाब से यानी कि ट्रिपल ए के रूल से, यानी कि एंगल रूल से, यानी कोण के रूल से, एंगल रूल से, कोण रूल से यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होता है, सिमिलर प्रूव होता है। मतलब मीन्स दैट यहाँ पर संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। बोले यहाँ पर इस त्रिभुज में ओ एंगल और इस त्रिभुज में ये ओ एंगल बराबर है। आगे दूसरी बात, इस त्रिभुज का ये सी एंगल देखो, सी एंगल और इस त्रिभुज का ये ए एंगल बराबर है। लास्ट में इस त्रिभुज का ये बी एंगल, इस त्रिभुज का ये डी एंगल बराबर है, इक्वल है। मतलब यहाँ पर ओ के अनुरूप, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। आगे सी के संगत ए यानी सी एंड ए बराबर होना चाहिए, बराबर ही है। लास्ट में बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है तो बी एंड डी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बी एंड डी इक्वल है, सी एंड ए भी ए है। इन शॉर्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना। देखो इस संगतता के लिए, इस संगतता के लिए देखो ये संगतता का साइन होता है, ये संगतता का नोटेशन होता है। इस संगतता के लिए, इस कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए ये दोनों त्रिभुज सिमिलर प्रूव होता है, समरूप साबित होता है। सिमिलर सिद्ध होता है, सिमिलर प्रूव होता है, सिद्ध होता है। मतलब देखो यहाँ पर संगत कोण तो बराबर होता है और भुजा तो सीधी सी बात है बराबर नहीं होती है। संगत देखो यहाँ पर भुजा तो इक्वल नहीं होती है, यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर नहीं होती है। सिमिलर के केस में संगत भुजा बराबर नहीं होते, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते। तो क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, अनुपात समान होता है, रेशियो इक्वल होता है, अनुपात समान होता है। मतलब अब देखो मेन बात देखो, यदि हम ये दोनों त्रिभुज को सिमिलर बताना चाहे, मतलब बोलना चाहे, तो हम कहीं से भी किसी तरह से भी बोल सकते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर ये BOC एंड AOD समरूप है, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे OCB एंड ODA समरूप है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे BOC एंड आगे OAD समरूप है, ऐसा भी बोल सकते। हम आड़ा टेढ़ा भी बोल सकते हैं, परंतु जो रेशियो लिखना होता है उसके लिए देखो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिखना होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिखना होता है। संगत कोण बराबर लिखना होता है। मतलब यहाँ पर संगत कोण बराबर होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं, यहाँ पर एक के सामने ओ, देखो ओ के सामने ओ ही लगे क्योंकि ओ एंड ओ बराबर इसलिए, सी के सामने ए ही लगे क्योंकि सी एंड ए बराबर इसलिए, और लास्ट में बी के सामने डी ही लगे क्योंकि बी एंड डी बराबर है इसलिए। मतलब इस संगतता पर से ही हम इस संगतता पर से जो हम रेशियो लिखेंगे वही करेक्ट होगा। इस संगतता पर से जो हम रेशियो लिखेंगे किसका, साइंस का, वो ही करेक्ट होगा। यदि आपने आधा टेढ़ा रेशियो लिखा तो वो गलत होगा। मतलब मेन चीज यहाँ पर संगतता इंपॉर्टेंट है। संगतता इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ओ के संगत ओ, सी के संगत ए एंड बी के संगत बी। बाकी बोलना चाहो तो आप कुछ भी आधा टेढ़ा बोल सकते, पर लिखना है तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, तभी अनुपात यानी रेशियो ओनली व्हेन इक्वल आएगा, सही से आएगा। तो ये खास बात याद करके यहाँ पर ये संगतता हमने लिखी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए OC डिवाइड OA बराबर CB डिवाइड AD बराबर ये OB डिवाइड OD होगा। फिर से यहाँ पर OC डिवाइड OA बराबर CB डिवाइड AD बराबर ये OB डिवाइड OD होगा। मतलब संगत भुजाओं का रेशियो इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात रेशियो इक्वल होता है, ये होता है। अब क्या करना होगा, देखो अब हमें देखो सी लो, OA का वैल्यू पता है, आगे CO यानी OC का वैल्यू पता है, आगे BO यानी BO का वैल्यू पता है, और DO यानी ये वैल्यू इसका भी वैल्यू पता है। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू यहाँ पर रख देना है। मतलब अब हमें ये दोनों को पकड़ना पड़ेगा, ये दोनों को कैच करना पड़ेगा, क्लच में देना, देन ये x का मान निकल जाएगा, x का वैल्यू आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका तो काम कुछ भी नहीं, इसको अब निगलेक्ट कर देना है, इसका अवगणना कर देना है, इसको निगलेक्ट कर, इसको भूल देना है। अब हम इसका इस्तेमाल करना है, यानी ये बराबर ये बराबर ये है, OC डिवाइड OA बराबर OB डिवाइड OD है, OC डिवाइड OA बराबर OB डिवाइड OD है। अब यहाँ पर आगे बराबर इक्वल देखो, अब हमें डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, डायग्राम का जरूरत अब हमें शायद नहीं पड़ेगा। डायग्राम यानी चित्र का जरूरत यानी यूज करना नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत अब नहीं पड़ेगा। इसको हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं, मिटा दिया, हटा दिया। अब आगे देखो यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू को रखना है और हल करना है। देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण, इसको हल करना पड़ेगा, देन x का वैल्यू मिलेगा। देखो यहाँ पर ये OC, ये OC देखो OC यानी CO ये x माइनस 3 दिया बट्टा OA 3 दिया इक्वल OB यहाँ पर 3x 19 दिया है बट्टा देखो आगे OD यानी DO एक ही बात है, x माइनस 5 दिया हुआ है, x माइनस 5 दिया है, x माइनस 5 देखो x माइनस 5 देखो यहाँ पर DO एंड OD बराबर क्यों होता है, इक्वल क्यों होता है। देखो यहाँ पर ये DO का मतलब क्या है, ये DO का मतलब ये है कि D से लेकर O तक की दूरी है,
चाहे वो ओ से लेकर बी तक की दूरी है, ये दूरी है, डिस्टेंस है। आप इसको डी से ओ तक नापो, मेजर करो, या फिर ओ से डी तक मेजर करो, नापो, एक ही बात होगी। इसलिए यहाँ पर ये ओ डी, आप ओ से बी तक नापो या फिर डी से ओ तक नापो, तो एक ही आएगा ना, इसलिए ओ डी बराबर डी होता है। पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो, तो ऐसा समझना होता है गहराई में। तो आगे देखो यहाँ पर इसको हल करना है इक्वेशन को, आगे देखो यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये x माइनस 3 गुणा ये x माइनस 5 होगा इक्वल यहाँ पर ये 3x माइनस 19 गुणा ये 3 होगा। फिर से कर यहाँ पर देखो x माइनस 3 गुणा x माइनस 5 बराबर 3x में 19 गुणा 3 होगा। आगे therefore देखो यहाँ पर अब इसको भी हम हटा देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया है, इसका भी काम ओवर हो गया है, एंड हो गया है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर गुणा करना है, कैसे देखो कैसे गुणा होता है, इसका गुणा इसके साथ, आगे इसका गुणा इसके साथ, आगे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, सभी के साथ सभी का गुणा करना होता है। देखो समझ यहाँ पे x एंड x का गुणा x का वर्ग होता है, माइनस 5 एंड x का गुणे को 5x लिखते हैं, आगे माइनस 3 गुणा x यानी 3x है, और लास्ट में देखो यहाँ पर माइनस एंड माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, और 3 पंचे 15 होता है। इसका इस टाइम एक्सपांशन ये होता है। आगे इधर इक्वल बराबर यहाँ पर देखो 3 तिया 9 होता है, और ये x का h, और यहाँ पर 19 तिया 57 होता है, 57 होता है, 3 तिया 9 x का h, आगे माइनस का माइनस 19 या 57 होता है, 57 होता है। तो इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। तो कैसे देखो यहाँ पर समझ देखो यहाँ पर ये x का वर्ग आगे देखो यहाँ पर ये माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x होगा। आगे ये 9x इधर आएगा, प्लस 9x इधर आएगा, तो माइनस 9x होगा। आगे देखो ये प्लस 15 है, और ये माइनस 15 इधर आके प्लस 15 होगा, इधर 0 बचेगा। फिर से देखो यहाँ पर x का वर्ग x का माइनस 5x माइनस 8x होगा, और ये प्लस 9 इधर माइनस 9x प्लस 15 प्लस 57 इधर आ गया, और इक्वल 0 बच गया, इधर 0 बचेगा, उधर 0 बचेगा। ये तो बेसिक चीज है, आपको आगे जाएगी। therefore इसलिए अब देखो यहाँ पर x का वर्ग, आगे देखो यहाँ पर माइनस 8x माइनस 9x, देखो सी ये माइनस 8x माइनस 9x बराबर इक्वल माइनस 17x होगा, माइनस 17x का। फिर से एक बार ये माइनस 8x माइनस 9x देखो 17x होगा, माइनस 17x होगा। आगे देखो यहाँ पर प्लस 15 कितना देखो यहाँ पर ये प्लस का प्लस आगे देखो 7 5 12 2 नीचे 1 ऊपर, 5 और 1 6 और 1 7 72 मिलेगा, 72 मिलेगा, 72 मिलेगा, 72 मिलेगा, और इक्वल ये 0 आगे था। इसलिए अब देखो यहाँ पर, अब आगे देखो यहाँ पर ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। वेरिएबल x के अंदर, चल x के अंदर ये द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हल कैसे करना है, कैसे करते देखो यहाँ पर, समझ देखो यहाँ पर ये 72 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है चीज से, so that such that एडिशन यानी यो माइनस 17 आए, माइनस 17 आए। ये 72
को ऐसे ब्रेक करना जिससे 16 सब्जेक्ट प्लस करके हमें माइनस साइन मिले। तो देखो यहाँ पर 72 का दो टुकड़ा हम 8 और 9 का कर सकते हैं। मतलब 8 9 72 है, 9 8 72 होता है। अब हमें यहाँ पर एडिशन करके माइनस 17 लाना है। मतलब यहाँ दोनों को माइनस साइन देना पड़ेगा, दोनों को ऋणात्मक चिन्ह देना। यहाँ पर -8 -9 -17 हो जाएगा। अब यहाँ पर x मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वल बराबर ये -17x होगा माइनस स्टैंडर्ड x होगा -8x -9x बराबर -17x होगा। तो आगे ये x स्क्वायर का x स्क्वायर आगे -17x -17 इसके बाद जगह पर हम ये -8x -9x ऐसे लिख सकते हैं। ये -17x की जगह पर हम ये -8x -9x ऐसे लिख सकते। मतलब आप पहले -9x को भी ले सकते हैं, इसको बाद में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी चलेगी। यहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्रम का महत्व नहीं। आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, चाहे मर्जी जिस कोई भी को लिख सकते, इसको भी लिख सकते, चाहे इसको भी लिख सकते। ये आप पर निर्भर करेगा, आप पर यू पर डिपेंड करेगा। और आगे ये प्लस 72 इक्वल 0 है। तो आधार पर देखो यहाँ पर हमारे पास ये दो पद है x एंड -8x। तो ये दोनों पद में से ये x कॉमन, पहले में x बचेगा माइनस, दूसरे में 8 बचेगा। आगे देखो यहाँ पर आगे में माइनस है, मतलब माइनस भी यहाँ पर कॉमन निकलेगा, माइनस साइन भी कॉमन निकलेगा, माइनस साइन भी कॉमन निकलेगा। तो आगे देखो यहाँ पर दूसरा संख्या में 9 कॉमन निकलेगा। ये दोनों पद में से, ये दोनों टर्म में से अब ना -9 कॉमन निकलेगा, -9 ऊपर यानी यहाँ पर देखो ये पहले पद में हमारे पास x बचेगा, आगे माइनस दूसरे में हमारे पास 8 बचेगा। कैसे देखो यहाँ पर देखो ये -9x में से हमने -9 कॉमन लिया, तो यहाँ पर x बचा, ये प्लस x बचा। आगे ये +72 में से हमने माइनस भी कॉमन लिया है, देखो ये माइनस भी कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पर बीच का साइन बदल जाता है, चेंज करने ये प्लस का माइनस हो गया है। और ये 72 8 9 72 होता है, जिसमें से 9 बाहर है तो यहाँ 8 बचा होगा। तो ऐसे समझना होता है। और इक्वल बराबर 0 है। तो आगे ध्यान पर देखो अब फिर से हमारे पास ये दो पद है, दो टर्म है। अब इसमें हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो इसमें फिर से ये x -8 कॉमन निकलेगा, दोनों में से फिर से x -8 कॉमन निकलेगा। इधर यहाँ पर पहले में x बचेगा, दूसरे में ये -9 बचेगा। देखो फिर से x -8 कॉमन, पहले x बचा, दूसरे में ये -9 बचा, तो बराबर 0 मिलेगा। हमें ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा हमें मिलेगा। अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर फिर से देखो एक कॉन्सेप्ट याद करके रखना, इफ AB = 0, यानी कि A एंड B का गुणा, बीच में गुणा होता है, कुछ भी ना है मतलब गुणा है। यदि A और B का गुणा 0 है, मतलब दो संख्या को, दो
नंबर का गुणा 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये a बराबर 0 होगा या फिर और ये b बराबर 0 होगा। कैसे होगा? If a into b equal 0 then a equal to 0 और b equal to 0, मतलब दो संख्याओं का गुणा 0 तभी होगा, only then देखो, यदि पहला संख्या 0 होगा तब, या फिर दूसरा संख्या 0 तब, या फिर दोनों संख्या 0 होगा एक समय तो भी चलेगा। फिर से एक बार, ये दो संख्याओं का 0 कब संभव है, कब पॉसिबल, जब एक संख्या 0 होगा तब आगे, और या फिर दूसरा 0 होगा तब भी चलेगा, एक 0 ना हो तब भी चलेगा, या फिर थर्ड केस दोनों भी 0 होगा तो भी चल जाएगा। मतलब एटलीस्ट एक को 0 होना ही पड़ेगा तभी ये गुणा 0 होगा, अदरवाइज संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। इन शॉर्ट ए बी इक्वल टू 0 ध्यान ए इक्वल 0 और या बी इक्वल टू 0 होता है। सिमिलर केस यहाँ पर है, ए के प्लेस पर यहाँ पर x माइनस 8 है, बीच में गुणा है, और b की जगह पर b के प्लेस पर x माइनस नहीं और गुणा यहाँ पर 0 हो, तो यहाँ पर a बराबर 0 मतलब कि ये x माइनस 8 बराबर 0 होगा, और ये b यानी x माइनस 9 बराबर 0 होगा। आगे यहाँ पर ये x बराबर ये 0 प्लस 8 और इधर x बराबर 0 प्लस 9 का इसे, यहाँ पर ये x बराबर 0 प्लस 8 और इधर x बराबर 0 प्लस 9 होगा। तो आगे थर्ड पर x बराबर 0 प्लस 8 होगा, और यह x बराबर इधर 0 प्लस 9 होगा। x का दो वैल्यू मिलेगा, दो मान मिलेगा, 8 एंड 9, 8 एंड 9, 8 एंड 9, 8 एंड 9, मतलब कि हमारा ये विकल्प डी सही